देश का विषय भारतीय ये कोई जनता पार्टी छुपा छुपी का खेल नहीं है, आप बता सकते हैं। लगा देना एप्लीकेशन, आप जिस तरह से यहाँ पे हो रहे हो वो तो बता नहीं रहे। आरटीआई में तो आप सूचना दे ही नहीं रहे। आरटीआई में तो आप इसकी सूचना ही नहीं दे रहे। मिल जाएगी सूचना जो भी जरूरी। आप बता दें दर्शकों को, आप बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में भी कितना धन आया था 31 मार्च को, 3 महीने पहले पर तो बात ही खत्म हो गई। जमा कितना हुआ ये तो बता दीजिए। और जनता तैयार है नुकसान उठाने को। जनता नुकसान लेगी नहीं लेगी हो गई है। 31 मार्च का सफाया 31 दिसंबर 2016 को कितने पैसे जमा हुए? इनके पास नैतिक अधिकार ही नहीं। आपके नैतिक अधिकार कैसे नहीं? हम देश के नागरिक हैं, कैसे अधिकार खो दिया आपने? हम तो दूसरे देश के नागरिक आप ऐसी बात कर रहे हैं। आप हमारा अधिकार आपने ले लिया दोबारा। और जहां तक आप बताइए 31 दिसंबर 2016 को कितनी रकम जमा हुई देश में? नोटबंदी के कारण नोटबंदी हुई है, नोट बदली हुई है, तो आप बताइए। इन्होंने कहा मनमोहन सिंह जी ने कि 2% की गिरावट आ जाएगी, वो बात झूठी। आप बताइए रकम कितनी जमा हुई है, कितना इसका इफेक्ट हुआ, कितना काला धन आया का अधिकार है, कितने काला बाजारी पकड़े गए, काला धन पकड़ा गया, बताएगी। आप बताइए, बताना ही नहीं चाहते दर्शकों को। कर सकते चलिए, जनता जो है वो इसी बात का इंतजार कर रही है कि कितना रुपया है। जिस तरीके से 15 लाख हर खाते में आने की बात कही गई थी, लोग उसे जुमला जरूर माने थे, लेकिन प्रधानमंत्री पर विश्वास लोगों का था और अभी भी बना हुआ है, तो वो उसी की बाट जो है वो जो रहे हैं। हमारे साथ सतीश गुप्ता जी भी, जरा उनसे समझे। गुप्ता साहब, आपके पास आना चाहूंगा और जानना यह चाहूंगा, क्योंकि जब से नोटबंदी हुई तो नोटबंदी की अलग अलग परिभाषाएं घड़ी गई। अगर राजनेताओं की बात करें तो उन्होंने अलग नोटबंदी की परिभाषा घड़ी, बात अर्थशास्त्रियों की करें तो उन्होंने अलग तरीके से इसको लिया। वहीं अगर आम आदमी, आम इंसान की बात करें, जिसको 4,000 रुपए की लाइन में लगना पड़ा और डंडे तक खाने पड़े, हम विजुअलों में भी दिखा रहे हैं, तो वो जो स्थिति का जो सामना करना पड़ा, तो उन्होंने अलग तरीके से नोटबंदी को लिया। और वहीं अगर बात मतदाताओं की करें, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसके परिणाम सबके सामने, उसने भी एक अलग परिभाषा घड़ के एक अलग रिजल्ट जो है वो अपने हिसाब से दिया। तो आखिर नोटबंदी का अगर फैसला लिया गया तो इस फैसले को आगामी अगर हम हमारी इकोनॉमी से जोड़कर देखें तो कहां पाए हम इसे, कहां पाते हैं इसे? दुर्गेश जी, जो आपने सवाल उठाया बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जी। मेरा यह मानना है कि अगर हम 8 नवंबर के प्रधानमंत्री के भाषण की ओर देखें तो जो 3 मुख्य मुद्दे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिए थे उन पर चर्चा नहीं करके मुख्य बात पर मैं आपसे लाना चाहूंगा कि सबसे बड़ा फायदा जो देश को हुआ है वो ये हुआ है कि पुराने नोट जितने भी चलन में थे 500 और 1,000 रुपए के, वो सारे बैंकिंग नेटवर्क में आ गए, वो चाहे कितने भी नोट हों। और सरकार उसके पीछे है बिल्कुल कि उनकी पूरी जांच की जाएगी। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि आज कल की तारीख में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पूरी हुई है, उसमें भी काफी डिक्लेरेशंस हुए हैं। और इसके अलावा अब जो रिटर्न्स भरी जाएंगी इस साल की इनकम टैक्स की रिटर्न्स, उसमें भी एक कॉलम डाला गया है जिसमें ये आप सभी लोगों को बताना पड़ेगा, रिटर्न भरने वालों को, कि उन्होंने अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा बैंक में पुराने नोट जमा कराए हैं तो उसमें अमाउंट डालनी पड़ेगी। तो ये जो कदम उठाया है इसका पर्पज यही रहा है कि जो भी गलत मनी है, जो अनएक्सप्लेन्ड मनी है, जो स्पष्ट नहीं है, उसके बारे में एक जवाब मांगा जा सके। अगर उस काला धन है तो उस पर टैक्स लगाया जा सके, उस पर शास्ति लगाया जा सके। और आपको शायद आपके चैनल के पहले भी चर्चा हुई है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि अब अगर कोई चीज अनएक्सप्लेन मिलेगी, अस्पष्ट मिलेगी, तो उस पर जो टैक्स की दर होगी वो 30% नहीं होगी। उस पर टैक्स की दर अब जाकर के ये पड़ेगी 77.25% या 83.25%। और छापा पड़ता है तो ये दर होगी 107.25% या 137.25%। तो जो मुख्य उद्देश्य, चाहे अब काला धन बाहर अभी तक आया पाया नहीं आ पाया, चाहे हम ब्लैक मनी को रोक पाए नहीं रोक पाए, चाहे हम आतंकवाद में उतना ज्यादा असर डाल पाए नहीं डाल पाए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण इस पूरे प्रोसेस में हुई कि सारा रुपया जो 500 और 1000 के पुराने नोटों में था वो बैंकिंग चैनल में आ गया। और अब आयकर विभाग को या सरकार उसका पूरी जांच कर सकती है और जो भी अस्पष्ट पाया जाएगा उस पर करारोपण किया जा सकता है। मेरा मानना है कि यह अकेला कदम निश्चित रूप से बहुत ही फायदे वाला होगा। हाँ, निश्चित रूप से वर्तमान में शॉर्ट टर्म में अर्थव्यवस्था धीमी रहेगी, रह रही है। मुझे नहीं मालूम जीडीपी के आंकड़े किस तरह से क्या बता रहे हैं, पर निश्चित रूप से जो हम अगर हमारे क्लाइंट से बात करते हैं,
राजस्थान के मैन्युफैक्चरर से, ट्रेडर से बात करते हैं, अभी तक वो उबर नहीं पाए हैं और इसमें निश्चित रूप से समय लगेगा। परंतु देश हित के लिए ये कदम आने वाले 2 साल के बाद में निश्चित रूप से इसका फायदा ही नजर आने वाला, ये मेरा मानना है। चलिए, तो फायदा होगा, देश को फायदा होना चाहिए। और अगर नोटबंदी का एक कदम अगर लिया तो सोच समझ कर ही प्रधानमंत्री ने इस कदम को लिया होगा, क्योंकि 8 देशों में भी नोटबंदी हुई है और वहां की स्थिति यह है कि ये सरकार हाथ से चली गई। तो इतना सब कुछ जानने के बाद प्रधानमंत्री बिना सोचे समझे कदम नहीं उठा सकते थे। अगर बात इकोनॉमिक की करें तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर इस पर आएगी और अर्थशास्त्रियों का भी ऐसा कुछ मामला है। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो हम ये जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि नोटबंदी को देशभक्ति से जोड़ना कितना ठीक है या उसके क्या कुछ परिणाम होंगे, क्या केवल एक राजनीति करने के लिए इसको जोड़ा गया। और अगर बात सारे व्हाइट मनी की करें तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर किसी पे पड़ा है तो वो टैक्स पेयर पे पड़ा है और टैक्स पेयर जो है मध्यम वर्ग से आता है। तो सबसे ज्यादा अगर नोटबंदी का फायदा या नुकसान जो भी है वो मध्यम वर्ग हुआ, उच्च वर्ग पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और जो गरीबी की रेखा के आसपास रहने वाला जो इंसान है उस पर भी इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई शोषित है, कोई अगर परेशान हुआ है तो मध्यम वर्ग हुआ। तो क्या नोटबंदी की वजह से आने वाले टाइम में जिस तरीके से कैशलेस इकोनॉमी को सरकार स्ट्रेंथन करना चाहती है, क्या उसका इंपैक्ट भी सबसे ज्यादा क्या मध्यम वर्ग पर ही पड़ेगा? इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। यदि आप दृढ़ संकल्प और पूर्णता के साथ काम करेंगे तो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी।
ब्रेक के बाद खास खबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नोटबंदी की, कितना सफल ये प्रयास जो है वो रहा है या कितना इसकी विफलता है और किस तरीके के इंपैक्ट जो हैं वो आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था पर होने वाले, इस इंपैक्ट को जानने की हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 31 मार्च तक की जो मियाद थी वो भी खत्म हो गई। तो अब जो नोट हैं पुराने 1000 और 500 की शक्ल में वो कागज हो गए हैं, लेकिन अब इसका इंपैक्ट कितना हुआ, कई तरीके की बातें जो है नोटबंदी के बाद उठी, कई तरीके के मुद्दे उठे, लेकिन उन सबका धीरे धीरे जो है वो जवाब जो है साफ होता नजर आ रहा है। दो तीन चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हम अभी तक समझ पाए हैं, नोटबंदी के साथ देशभक्ति को जोड़ा गया, सोशल मीडिया पे एक अलग तरह का ट्रेंड जो है वो देखने को मिला। तो वहीं सबसे ज्यादा टैक्स अगर कोई देता है तो वो मध्यम वर्ग देता है और मध्यम वर्ग पे ही सबसे ज्यादा फर्क पड़ना है, क्योंकि जितनी भी व्हाइट मनी हुई, जितनी भी बैंकों में मनी आई है या जो भी नौकरी पेशा लोग हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, सरकारी सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, उनका पैसा सबसे ज्यादा जो है वो सार्वजनिक है, क्योंकि उनकी जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो सब ऑन बुक्स होती है। तो वहीं बात अगर हम करें कि रोजगार की बात सरकार कहती रही कि रोजगार दिए जाएंगे, लेकिन नोटबंदी के फैसले की वजह से उद्योगों में खासी मंदी देखने को मिली, प्रोडक्शन हाउसेस हैं वहां बंदी हुई, वहां पर जो है बड़ी मंदी हुई और उसकी वजह से वहां के जो प्रोडक्शन है उसमें कमी देखने को मिली, जो रोजगार जिनके हाथ में था उनके हाथ से रोजगार छूट गया। तो क्या कुछ पूरक व्यवस्थाओं के साथ रोडमैप जो है वो केंद्र सरकार अब लेके आने वाली है, इसको लेकर अब सबसे ज्यादा सबकी निगाह जो है वो केंद्र सरकार के अगले कदम को लेकर है। तो यही सारी चीजें हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ है, हमारे साथ हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा भी जुड़ गए। उन्हीं के पास में आना चाहूंगा। योगेंद्र, सबसे बड़ा जो इंपैक्ट नोटबंदी से हुआ है वो रोजगार के ऊपर सबसे ज्यादा हुआ, क्योंकि प्रोडक्शन हाउसेस बंद हुए, कई तरीके की स्थितियां बनी, कई तरीके के मुद्दे भी इसमें खड़े हुए हैं, लेकिन सरकार अब किस तरीके से इसको भरपाई कर पाएगी, क्योंकि लोगों के हाथ में जो रोजगार था, जो मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग था, उसके हाथ से रोजगार निकल गया। तो बड़ी स्थिति जो है वो डामाडोल हुई। आंकड़ों की अगर बात करें तो जीडीपी बढ़ने की बात वित्त मंत्री कहते हुए नजर आए, वो एक अलग मामला, लेकिन कहीं न कहीं अगर हम इस पूरे नोटबंदी के इंपैक्ट को देखें तो लोगों के हाथ से, जो गरीब और श्रमिक पर्सन है उनके हाथ से रोजगार जरूर छूटा है। उसकी अब पूरक व्यवस्था सरकार किस तरीके से करेगी, आगामी अब किस तरीके से नोटबंदी को देखा जाएगा, इंपैक्ट इसका क्या कुछ होगा? देखिए, 8 नवंबर 2016 को जब ये बंद किया गया था और किसी को मालूम नहीं था, ये बात सच्चाई है। अब हालांकि इस पे सियासी पारा काफी गरमाया भी है, लोगों का कहना है कि बीजेपी के लोगों को पता था और उसी दौरान भाजपा के कई प्रदेशों में जमीनों का लेन देन हुआ, ये कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं। उसके अलावा जो सरकार ने पहले दिन एक गाइडलाइन जो जारी की थी उसमें अमेंडमेंट होते रहे हैं। कभी अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जब आपने 31 मार्च तक का टाइम दिया था तो उसके बाद में इसे टोटली एनआरआईज के लिए किया, फिर बीच में दिसंबर का वक्त दिया, कुछ फेजेज में इसको किया। उस समय काफी मारामारी रही, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोगों के रोजगार पर भी असर पड़ा है और रोजगार पे असर पड़ने का मतलब यह है कि आपकी जो कैपिटल है वो आपके पास में है और आप उसको एक्सपेंडिचर आपका जो है उसको इंफ्रा में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो तो आज भी मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि आपके करेंसी का फर्क तो पड़ा है। आप ज्यादातर काम तो लेन देन ऑनलाइन या चेक्स के जरिए कर रहे हैं। मेरा जो अपना एक ऑब्जर्वेशन है, हमारे साथ सतीश गुप्ता जी बैठे हुए, वो बेहतर बता सकते हैं इस बात को लेकर के, यानी कि हमारे यहाँ पे ब्लैक मनी हमारी जीडीपी में बड़ा योगदान था, इंफ्रा में बड़ा योगदान था, एम्प्लॉयमेंट में बड़ा योगदान था। भाई आपके पास में जो कैपिटल है, आप ऑनलाइन एक नंबर में जो आप दिखा रहे हैं वो तो आज भी आपके हाथ बंधे हुए नहीं है, आप करिए उससे। लेकिन जो हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, लोगों का रोजगार छिना है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे एक पैरेलल ऐसा सिस्टम चल रहा था जो टैक्स पे तो कर ही रहा था, साथ में एक हिडन एजेंडे के रूप में भी वो काम कर रहा था, जो एक बड़ा एम्प्लॉयर साबित हो रहा था। या तो सरकार को आंख मूंद के उसे स्वीकार करना चाहिए कि ब्लैक मनी जो है वो व्हाइट मनी तो होती है, साथ में एक बड़ा एम्प्लॉयर के रूप में भी खड़ा था। सतीश जी, मेरी अपनी एक मुझे ऐसा डाउट है कि ब्लैक मनी एक बड़े एम्प्लॉयर के रूप में भी हिंदुस्तान में काम कर रहा था। अगर मान लो कि हम एक बेरोजगारों की जो बात कर रहे हैं, लोगों के वास्ते में रोजगार भी छिने नोटबंदी के बाद में, तो आपका कैपिटल तो वो का वही है, आप उसको यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप बहुत सही कह रहे हैं और आपने बहुत सही नब्ज पकड़ी है
जो जीडीपी की ग्रोथ की हम बात करते हैं वो हम बात कर रहे हैं जो कि रिकॉर्डेड जीडीपी ग्रोथ है। जो अनरिकॉर्डेड जीडीपी है उसकी ग्रोथ का कोई कैलकुलेशन ना पहले हुआ है ना अब हो रहा है, जो कि करीब करीब ये माना जाता है कि वो बराबर थी मेन अगर रिकॉर्डेड ग्रोथ के। तो अगर रिकॉर्डेड ग्रोथ 7% के आसपास थी और ब्लैक मनी ग्रोथ भी 7% के आसपास थी, अनरिकॉर्डेड ग्रोथ भी, तो आज उसमें कितनी कमी आई, जब तक हम उसको नहीं देखेंगे तब तक शायद हम जीडीपी ग्रोथ का सही आकलन नहीं कर पाएंगे। और रोजगार की बात करें, आप तो जयपुर से हैं, जयपुर से ही मेरे सारे बाकी साथी भी हैं। जयपुर में जो मेन जो बिजनेस है वो रियल एस्टेट का सेक्टर है, और रियल एस्टेट सेक्टर में जो लेबर होता है, जो वर्कर होता है, वो सारा कैश पे काम करता है। इसका बहुत बड़ा कारण एक बीपीएल का कार्ड भी है, जिसको भी शायद किसी ने समझा नहीं है। अगर वो चेक से पेमेंट लेता है तो उसके बीपीएल के लाभ खत्म हो सकते हैं, अतः वो चेक से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है और वो कैश में ही प्रसन्न रहता है। तो कैश की जो अर्थव्यवस्था है, जयपुर राजस्थान रियल एस्टेट सेक्टर के साथ में 170 इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, वो सारी की सारी आज बहुत बड़े डेंजर जोन की वो हो रहे हैं। और आपने देखा होगा कि इस बार जो बजट आया, यूनियन बजट, उसमें रियल एस्टेट सेक्टर को एक बूस्ट देने की कोशिश की गई। उसका कारण भी यही था कि सबसे बड़ा प्रभाव भी इसी सेक्टर में पड़ा था, नेगेटिव साइड में, और सरकार जानती है इस बात को। सरकार ने चाहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर में बढ़ोतरी हो, जो मजदूर काम छोड़ के गए वो वापस लौटें और जो रियल एस्टेट सेक्टर भी वापस अपनी गति को पकड़े। यही सरकार का इंटेंशन था बजट में छूट देने का। और प्रधानमंत्री एक जो योजना, आवास योजना आ रही है, मुख्यमंत्री जन आवास योजना आ रही है, इसके माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि ये रियल एस्टेट सेक्टर वापस आए। और इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि रियल एस्टेट एक बूम के लिए, मार्केट के उठाव के लिए काफी सक्रिय था। इस वक्त हम देखते हैं कि जो कंपनियां हैं काफी ग्रो कर रही थी, लेकिन नोटबंदी के बाद में, पहले तो कहें कि 1.5 साल से जो डंप पड़ा हुआ था मार्केट, उसके बाद नोटबंदी का इस पर असर रहा। मेरा लेकिन एक जो डाउट है, मैं सतीश जी आपसे वापस जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में हमारे यहाँ पे ब्लैक मनी एक बड़ा इंफ्रा में इन्वॉल्व थी, हमारी जीडीपी एम्प्लॉयर के रूप में बड़े स्तर पे ये काम कर रही थी, जो नोटबंदी के बाद में ये कह सकते हैं कि लोग बाहर निकालना या उसे शो करने में हिचक रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। आपको अभी थोड़े दिन पहले 2016 में प्रधानमंत्री जी की ओर से एक स्कीम आई थी, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016। बिल्कुल ठीक। उसमें आपने देखा कि 60,000 करोड़ रुपया करीब करीब डिक्लेयर हुआ और 30,000 करोड़ के करीब करीब टैक्स उसमें सरकार को पूरा आ जाएगा। उसके बाद फिर एक योजना आई है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। उसमें भी सरकार ने मौका दिया है कि जो लोग पहली वाली स्कीम में अपनी आय को डिक्लेयर नहीं कर सके, वो अपनी बैंक जमा और नकदी को इस स्कीम में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और उनका टैक्स रेट बढ़ा के उन्होंने 49.99 प्लस 25% 4 साल के लिए डिपॉजिट किया था। उसमें भी कितना पैसा है ये अभी फिगर आना बाकी है। अगर उसमें भी इतना पैसा आ गया देश में, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट ब्लैक मनी का है, और ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जयपुर के ज्वेलरी व्यवसाय को बड़ा भारी घाटा। देखिए, ये मैं आपके पास में आऊंगा और ये कई मर्तबा ये बात उठ चुकी है कि ब्लैक मनी को बिल्कुल खुली छूट दे करके और उसे इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल ये कर देना चाहिए, इसे बिल्कुल वैलिड कर देना चाहिए। कई बार इस तरह की बातें आई हैं, बातें बहुत सारी चीजें आती हैं कि आपका एक बड़ा एम्प्लॉयर है, लोगों को पैसा इधर से उधर जा रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे एक सिस्टम ही आ रहा है वो पैसा। और जब गवर्नमेंट के पास में 18,000 करोड़ रुपए या 16,000 करोड़ रुपए टोटल मनी है, जो सरकार के आंकड़े, आरबीआई के आंकड़ों के हिसाब से है, कई बार ये बात उठ चुकी है मनीष जी कि टोटल पैसा जमा कितना हुआ करेंसी को लेकर के। तो बीच बीच में कई तरह की बातें आई। 31 मार्च पे छोड़ा गया था कि टोटल जो पैसा आएगा एनआरआईज का भी और सारा, ये उसी के बाद पता लगेगा। तो क्या माना जाए कि जो पैसा था, जितना फिगर बता रहे हैं लगभग उतना, और कई तो संदेह ये भी कर रहे हैं कि जो टोटल गवर्नमेंट फिगर दे रही उससे भी ज्यादा पैसा जमा हो गया। योगेंद्र जी, ये विषय तो आरबीआई का ऑथेंटिक बयान आने तक यही चलता रहेगा। हाँ। क्योंकि कितने पैसे जमा हो गए हैं वो, और कितने पैसे देश में चलन में थे 1000 के और 500 के नोट, ये दोनों सब कयास के आधार पर बातें हो रही है। जो ऑथेंटिक बात है, सूचना है, वो आरबीआई दे सकता है। तो उसके बिना। दूसरी बात, बीच में एक बयान भी आया था कि 2005 से पहले के पुराने नोट जो पूर्ण बंद किए जा चुके हैं वो भी स्वीकार किए जाएंगे, आरबीआई ने ये भी कहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अमाउंट भी एडिशन उसमें हो सकता है। तो अल्टीमेटली वो कोई 20 लाख करोड़ का ओवरऑल इकोनॉमी में नोट चलते हैं कैश ट्रांजैक्शन में, उसमें से
15 लाख 16 लाख करोड़ तक ये वाले 1000 और 500 के नए नोट हैं, और बाकी के कुछ पुराने 2005 के जो बदला नहीं सके नोट लोगों ने, वो नोट हैं, और बाकी के छोटे नोट हैं जो 100 के या 50 के नोट हैं। तो अल्टीमेटली इस तरह का एक कच्चा खाका लोगों को पता है, पर ऑथेंटिक बात जो आरबीआई के गवर्नर द्वारा रिलीज होनी चाहिए या सेक्रेटरी फाइनेंस के द्वारा होनी चाहिए, उसके बिना ये सब बातें कयास ही कही जाएगी। चलिए, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। दुग्गल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या माना जाए कि नोटबंदी के बाद अब वापस पटरी पे आ रही है गाड़ी? देखिए योगेश जी, बिल्कुल जो बात अभी सीए साहब से पूछ रहे थे आप और बीजेपी के मनीष जी से पूछ रहे थे, ये दोनों बातें उस बात को टाल गए। सबसे बड़ी बात है कि 8 नवंबर 2016 को जब आपने नोटबंदी की, ये नोटबंदी तो नोट बदली में कन्वर्ट हो गई बाद में, क्योंकि सरकार की स्कीम पूरी तरह फ्लॉप हो गई। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग बेचारे लाइनों में खड़े हुए मौत के शिकार हो गए, जिनकी डेथ हो गई, उसके बारे में सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे रही, उनको कोई मुआवजा नहीं दिया। व्यापार धंधे चौपट हुए, व्यापारियों के धंधे एकदम फैक्ट्रीज डंप हो गई, उसके बारे में सरकार ने कोई बयान नहीं दिया। सबसे बड़ी बात है कि जो कर्मचारी मजदूर इस धंधों में लगे हुए थे वो बेरोजगार हो गए, उसके बारे में सरकार ने कोई भी नहीं। खाली बातें करना कि खाली ब्लैक मनी आ जाएगी, व्हाइट मनी हो जाएगा, ये प्रधानमंत्री गरीब योजना और प्रधानमंत्री अमीर योजना, इससे देश नहीं चलेगा। काला धन, आपने बहुत बड़ी बात कही कि काला धन देश में लोगों को रोजगार दे रहा था, बहुत जगह लोगों को रोजगार इस वजह से था कि कैश मनी ट्रांजैक्शन के आधार पर चल रहा था। अब ये सारा का सारा व्यवसाय बिल्कुल ठप होने से अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, लोगों के रोजी रोटी का संकट हो गया, लोग भूखे मरने की नौबत आ गई। दो बातें मनोज जी। एक तो मैं जानना चाहूंगा, आपने एक बात कही सबसे शुरू के अंदर कि ये टोटली फेल हो गया। एक तो मैं वो जानना चाहूंगा फेल कैसे हो गई गवर्नमेंट की स्कीम। दूसरा, मेरा तो अपना डाउट है कि मैं जो जानना चाह रहा हूं कि क्या वास्तव में जब पैसा आपके पास में जितना है वो तो है ही, उसमें सरकार ना पहले रोक रही थी ना आज रोक रही है। अगर वास्तव में फेयर करेंसी के माध्यम से ही हमारा एक्सपेंडिचर, हमारा इंफ्रा, हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारे एम्प्लॉयमेंट्स अगर चल रहे थे, तो नोटबंदी का असर तो सिर्फ आपकी पॉकेट में आ रहा है। पैसा आपके बैंक में जितना पैसा है वो तो आप चेक के जरिए ऑनलाइन पेमेंट करके, आपका आरटीजीएस करते हैं, आप उस माध्यम से करिए पेमेंट, कौन रोक रहा आज भी है। लेकिन सवाल यहां पे यह है कि क्या वास्तव में नोटबंदी आने के बाद में वो रिसोर्सेज बंद होगी जो ब्लैक मनी को आधार बना करके और मार्केट में व्यापार कर रहे थे? सवाल यह है, तो आप क्या इसका सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए योगी जी, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। मैं भी यही कह रहा हूं कि सरकार हर चीज को अगर पेटीएम और एटीएम के आधार पर ले जाएगी, आम आदमी का जीना दुर्लभ हो जाएगा। छोटी छोटी आदमी की जरूरत है, कोई सब्जी की है, कोई सामान दूध लेने जा रहा है, कोई छोटा मोटा परचूनी का सामान लेना जा रहा है, तो हर जगह वो एटीएम और पीटीएम को यूज नहीं कर सकता। आप सबसे बड़ी बात है कि जरूरत कैशलेस तो वर्ल्ड में कोई कंट्री हो ही नहीं पाई, कोई विश्व में ऐसी कंट्री नहीं जो कैशलेस हो पाई। इन्होंने जब ये फेल होते दिखे, इन्होंने हर 15 दिन में नई नई योजनाएं उस पर बंदिश लगाने की कोशिश की। कोई कार्य योजना नहीं थी, कोई रोड मैप नहीं था, सिर्फ जल्दबाजी के एक निर्णय थे। बार बार इनको कोर्ट ने दखल दिया, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जी ने सारे पेट्रोल पंपों पे लिखवा दिया, आप घबराइए नहीं, लाइनों में ज्यादा जल्दी मत लगिए, ये स्कीम 31 मार्च 2016 तक चलेगी, 31 दिसंबर तक चलेगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 1 महीने पहले फिर डिसीजन बदलने की कोशिश की। ये सरकार कहीं भी अपने वादे पे रही कहां? अगर सरकार रहती तो जनता दुखी नहीं होती। जनता तो मारामारी होगी, जैसी सरकार बदल रही थी वैसे जनता जल्दबाजी कर रही थी, और इसका परिणाम, दुष्परिणाम ऐसा हुआ कि पूरे काम धंधे चौपट हो गए, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। सरकार आज तक किसी भी आदमी को मुआवजा, आप बेरोजगार हुए मजदूरों को आप रोजगार दीजिए ना, आप उनको दीजिए, रोजगार तो दे नहीं पा रहे, उनकी बेरोजगारी कर रहे हैं, तो इससे सरकार ने बिल्कुल अर्थव्यवस्था चौपट कर दिया। मेरा वही सवाल, अभी जवाब उसका नहीं आया है। मैं सभी से जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि अर्थव्यवस्था तो चौपट हो चुकी है और ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट हो रही है। ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट हो रही है अगर इन केस जितना पैसा बता रहे हैं वो, देखिए फेक करेंसी अलग बात होती है, एक ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी आपकी है, वो रिजर्व बैंक के तो व्हाइट मनी है, वो तो करेंसी तो फेयर ही है, वो फेक तो नहीं हो सकती। आप ये बताइए कि आप ये बताइए, प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि जिनके पैसे जनधन योजना में जमा हो गए सेठ साहूकारों के, उनके आप पैसे रख लीजिए, वो पैसा रिटर्न करने की देखिए वो पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, नहीं है, प्रधानमंत्री के बयान है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो उनके बयान से सहमत नहीं, प्रधानमंत्री के इस बयान से मैं सहमत नहीं हूं। वो पॉलिटिकल एक उनका बयान हो सकता है। देखिए प्रधानमंत्री ने वो बात भी कही
लेकिन चलिए वो यूपी इलेक्शन का इशू था और उसमें को आप नहीं बुना पाए, ना जनता ने को सपोर्ट किया इस मामले में। देखिए वो एक अलग इशू है। पहली कैबिनेट मीटिंग में हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, सर मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं बुला पा रहे हैं, मैं माफी चाहूंगा सर, मैं माफी चाहूंगा, मीटिंग नहीं हो पा रही उनकी। दुग्गल साहब आज एजेंडा है ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इस पर हम एक दिन पहले डिस्कस कर चुके हैं। एग्रीकल्चर का जब मामला आया था तो उस वक्त कर चुके हैं। मैं चलिए वापस लौटूंगा आपके पास में। कुलवाल साहब हमारे साथ में। कुलवाल साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नोटबंदी एक लंबा टाइम निकल चुका है, अब जो टाइम पीरियड गवर्नमेंट ने दिया था, वो जो सरकार का दावा था कि उस डे के बाद में, अब मुझे लगता है कि पैसे का क्राइसिस तो मार्केट में होना नहीं चाहिए, जिसको जितना जरूरत है जरूरत के हिसाब से मिल भी रहा है। कुछ लगता है आपको कि लंबे समय बाद में या शॉर्ट पीरियड के बाद में अब हमारी वापस से व्यवस्था पटरी पे आ रही है? देखिए योगेंद्र जी, जब भी मैं चैनल पे आता हूं, अपनी बातें होती है, सब राजनीतिक लोग बात करते हैं, किसी व्यक्ति या किसी राजनीतिक लोगों ने कहा क्या कि इस देश के व्यापारी के साथ क्या हो रहा है। आज व्यापारी कहां पहुंच गया है, आज व्यापारी के ऊपर कितनी किस्तें हैं और कितना पैसा उसको बाजार में देना है, और व्यापारी किसी के सामने जाके बोल नहीं सकता कि उसकी स्थिति क्या है। ये सीए साहब भी जानते हैं इस बात को कि व्यापारी इस हिंदुस्तान के अंदर जो 67 लोग हैं, उनके पास देश का 70% पैसा है, 30% में 125 करोड़ जनता है, और ये हमेशा हर किसान की बात करता है, हर गरीब की बात करता है। अरे व्यापारी कहां तक पहुंच गया? उस व्यापारी को देखो योगेंद्र जी, हर व्यापारी ने गाड़ी ले रखी है, उसके ऊपर दुकान पे लोन है, आज वो कहां जाके चुकाएगा उस पैसे को, मगर वो फिर भी चुप बैठा है। वो जब भी सरकार के साथ लगा होता है, चलो ये कोई अच्छा काम करे, इनके साथ है, मगर जिनके पास 2 नंबर का पैसा था उनका कुछ भी नहीं हुआ, उनका कुछ भी नहीं हुआ, उनका कुछ कर भी नहीं सकते। ये क्यों कि ये पैसा जो 30,000 करोड़ के साथ जो गुजरात का आदमी पकड़ा, उसका 2 दिन तक नाम आया, तीसरे दिन बाद उसका नाम ही गायब हो गया। क्यों कि वो पैसा अमित शाह का था, वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी का पैसा था। ये आप देखिए, इतना बड़ा स्कैंडल इस देश में हुआ, कुछ ने बताया कहां गया वो आदमी? आप वो आदमी का 30 दिन के बाद कभी उस व्यक्ति का नाम नहीं आया, उस आदमी को गिरफ्तार करके पुलिस कब ले गई? सब जनता से बचाने के लिए। तो सरकार क्या कहना चाहती है? सरकार अपनी ऐसा, देखिए चुनाव में हार और जीत ये तो अलग विषय है, हारेंगे जाएंगे, जीतेंगे ये अलग विषय है। सवाल है कि अभी जो नोटबंदी की बात हो रही है उसमें सरकार की नीयत साफ नहीं है, सरकार की मंशा साफ नहीं है। ये क्यों लग रहा है आपको? ऐसा क्यों लग रहा है? किसके साथ किया, किसके साथ हो रहा है? लाइन में लगा तो सिर्फ गरीब लगा, और कोई व्यक्ति नहीं लगा। मैं नहीं लगा लाइन में, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं नहीं लगा लाइन में, ये बात सच है। लगा गरीब, उसके बाद सेकंड नंबर पे आया व्यापारी। व्यापारी ने किस भी ढंग से अपनी किस्तों को चुका के अपने आप को मेंटेन करने के लिए, सब कुछ करने के लिए सरकार के हमेशा साथ रहा। आज यही कारण है ये व्यापारियों की पार्टी कहलाती है, मगर इन्होंने व्यापारी को भी उस जगह तक ले जाकर छोड़ दिया कि व्यापारी क्या करेगा उसको वक्त बताएगा। तो आज ये जो नोटबंदी का जो विषय है, इसको राजनीति से मत जोड़ो, इसको अलग कर दो सबसे। हम राजनीतिक लोग हैं, वो अपनी बातें कहेंगे, मगर राजनीतिक मतलब नहीं है। इससे देश का कितना भला हुआ, देश का कितना नुकसान हुआ, पहले उसके बारे में बात की जाए। ये अच्छा कौन सा देश में आतंकवादी को रोक दिया? चौथे दिन जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के पास 2000 के नोट मिले थे योगेंद्र जी, सारी टीवी चैनल ने दिखाया था। मोदी जी ने कहा कि 2000 और 500 का डुप्लीकेट नोट नहीं चल सकता। योगेंद्र जी, हम फर्स्ट डे से बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने वो कांड किया है तो कांग्रेस ने 67 साल के शासनकाल में नहीं किया। इतने नोट, डुप्लीकेट नोट कहां से आए? प्रधानमंत्री जी, या तो प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या प्रधानमंत्री जी की बात को माना नहीं जाए। क्या कहना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? आपने कहा चुनाव का विषय था, देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलती योगेंद्र जी, तो देश के प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए कि नोट का विषय बता दो। नोट चलो आज 31 मार्च जमा, कल 31 मार्च जमा, पैसा भूल जाओ, इससे पहले जो 3 महीने पहले जमा होता पैसा बता दो कितना दिया, कितना लिया। वो योगेंद्र जी गुमराह करके आप चुनाव जीतते जाओ, हमें तकलीफ नहीं है, मगर देश को एक दिन जनता के सामने आएगा कि इन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया नोटों के अंदर जो किसी पार्टी ने नहीं किया, ये इतिहास बताएगा इनका। चलिए सतीश जी, 2-3 बातें हैं इसमें। प्रधानमंत्री जी ने जब अनाउंसमेंट किया था तो 2-3 बातों को लेकर के भी किया था। एक तो ये किया था, लगातार इस बात को बुनाने की कोशिश भी की गई थी कि जो टेररिस्ट हैं उनके पास में करेंसी जा रही है। दूसरा फेक करेंसी की भी बात आई थी, और एक ब्लैक मनी जो आउट होगी।
क्या लगता है आपको कि मकसद में कहीं हम सफल हो पाए इसमें? मैं कुलवाल साहब से बिल्कुल सहमत हूं इस बात पर कि व्यापारी वर्ग को और गरीब आदमी को इस योजना से बहुत तकलीफ हुई है और ये योजना और बेहतर हो सकती थी। नोटबंदी का जो उद्देश्य था वो बिल्कुल पवित्र उद्देश्य थे। आज कोई भी नहीं चाहेगा देश में, चाहे कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कि आतंकवाद बढ़े। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ब्लैक मनी नहीं चाहेगी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भ्रष्टाचार नहीं चाहेगी। परंतु शायद नोटबंदी के इस अभियान से हम तीनों उद्देश्य